थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोग वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, इंथैल्पी पढ़ चुके हैं, इंट्रॉपी पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और फेज एंड स्टेट लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि फेज क्या होता है। तो अर्थ सरफेस पर जितनी सारी ऑब्जेक्ट है, जितनी सारी सब्सटेंसेज है, वो बेसिकली 3 फेज में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सभी इंडिविजुअल स्टेट में, यानी कि किसी सिंगल स्टेट में कई तरह के सिंगल फेज में कई तरह के स्टेट हो सकते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर के स्टेट की बात करें तो वाटर ही अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तब भी वाटर होता है, और अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तब भी वाटर होता है। 10 डिग्री सेल्सियस इट इज द फर्स्ट स्टेट एंड 15 डिग्री सेल्सियस इज द अदर स्टेट। ये क्या है, हमारा अदर स्टेट है। तो किसी भी स्टेट को, किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं हमेशा। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए जो प्रोसेस होता है, दिस इज नॉन एज थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, उसके बाद हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जितने सारे प्रोसेस है इसमें कुछ लिमिटेड चीज करना है, जो इस प्रोसेस में करेंगे वही फिर से रिपीट हम करेंगे अगले प्रोसेस में, तो इसीलिए इसको समझना काफी जरूरी है। जो पहला प्रोसेस है हमारा वो कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, यानी कि इफ गैसेस सिस्टम मूव वन टू अदर स्टेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर कोई गैसेस सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तब इसको क्या कहा जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये चीज। अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आपका आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल, ये भी अगर कोई सब्सटेंस दे रखा है गैस का तो इसका नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होगा। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के, ये भी ध्यान रखना है। कांस्टेंट प्रोसेस के लिए क्या होता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। सिर्फ इसी को याद रखना है, इसको समझना है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में बी कांस्टेंट होगा तो ये और ये कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। देयरफॉर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, P1 by P2 इक्वल टू T1 by T2। दिस इज, ये आ गया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ये चीजें यहाँ पर आ गई। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन सभी सिस्टम में यही काम करेंगे। पहला तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो पहले ये रिलेशन देख लेंगे क्या आता है आइडियल गैस इक्वेशन में। और वर्क डन, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयरफॉर वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। नोट कीजिए इसको। वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से हम लोग इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कितना हीट सप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
ये लास्ट क्लास पढ़ाए थे। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा ई, यानी कि ये क्या है और ये कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा ई कितना होता है एनसीवी डेल्टा टी, दिस इज एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आ गया किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेशन आ गया। यानी कि जो एनर्जी होता है सप्लाइड वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, किस केस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। और इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग तो जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई होता है वही क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ से ये रिलेशन आ गया, बहुत सिंपल है ये चीजें प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। नाउ अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रॉपी। इंट्रॉपी का मतलब डेल्टा एस। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हटा, तो डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन, एस इक्वल टू या फिर डेल्टा एस चेंज इन इंट्रॉपी इक्वल टू डी क्यू बाई टी। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है। ये कितना आ जाएगा, और डी क्यू का वैल्यू एन सी वी डी टी, क्योंकि यहाँ पर डी क्यू है तो डी टी बाई टी, ये आपका आ गया। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, एन और सी वी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और ये डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी ये कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ दिख रहा है बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू आ जाएगा एन सी वी, और ये डी टी बाई डी का क्या होता है, लॉग ई टू द बेस टी, ये आ गया आपका। और कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। तो देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल टू आ जाएगा एन सी वी log T1 E माइनस log T2 बेस कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल टू NCV log T1 बाई T2, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू NCV ln T1 बाई T2, क्योंकि log E को हम लोग ये भी लिखते हैं। तो ये आपका हो गया इंट्रॉपी। रटना नहीं किसी भी चीजों को, इसमें समझना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये समझ गए, फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिए, फिर हमको यहाँ से वर्क निकालना था, वर्क निकाले, फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कैलकुलेशन कर लिए, और यहाँ पर देख लिए डेल्टा क्यू डेल्टा ई के बराबर होता है। फिर हम लोग क्या किए कि इंट्रॉपी निकाल लिए यहाँ से, ये जो किया है ना फर्स्ट लॉ, बेसिकली हम लोग इसको डेल्टा क्यू को निकालने के लिए किए हैं। फिर यहाँ से हम लोग इंट्रॉपी कैलकुलेट कर लिए, तो ये चीजें यहाँ पर आ गई। इतना कैलकुलेशन हर जितने सारे प्रोसेस है ना सब में आएगा, यही चीज कैलकुलेट करना है अपने अपने तरीके से इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे इसी के बीच हम लोग खींचते हैं। अब ये P वर्सेस V ग्राफ, P वर्सेस V ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में किस तरह का ग्राफ होता है, किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो क्या होता है, देखिए हम रिलेशन देखेंगे, PV इक्वल टू nRT। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर को हम लोग y एक्सिस पे लेंगे और वॉल्यूम को किस पे लेंगे, x एक्सिस पे। तो इसके बीच का ग्राफ क्या होगा, यही ना आएगा ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम क्या है, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाला कांस्टेंट है, ऐसा आएगा ग्राफ। तो दिस इज आ गया। अगर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ है और यहाँ पर प्रेशर घट रहा है। ये साइन देखिए, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, ये प्रेशर घट रहा है, इसको हम लोग एक्सपेंशन बोलेंगे, और जो प्रेशर बढ़ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। तो ये ग्राफ होता है किसके, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ होता है। एक बार और ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये ग्राफ। ठीक है, नौ अगर प्रेशर वर्सेस V, अब हम लोग इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे। अब V वर्सेस T का ग्राफ खींचते हैं, V वर्सेस T का ग्राफ खींचते हैं। ये सभी के सभी किसके लिए कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो V वर्सेस T का ग्राफ क्या होगा, वॉल्यूम को हम लोग ले लेते हैं इस एक्सिस पे और टेम्परेचर को ले लेते हैं इस एक्सिस पे। तो देखिए V और T के बीच का
ऐसा करते हैं, पहले P और T के बीच का खींच लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग P वर्सेस T का खींच लेते हैं, P वर्सेस T का। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर T के, और अगर हम लोग VT के बीच का ग्राफ खींचते हैं, VT ही खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा VT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिर कांस्टेंट होगा। अब वॉल्यूम यहाँ पर किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। यही क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक ही लाइन पर रहेगा वॉल्यूम। फिर यहाँ पर एक और हम लोग खींचते हैं, अलग अलग दोनों ग्राफ है। अगर यहाँ पे देखिए ये आगे इसका एरो साइन ऐसे है और इसका एरो का साइन ऐसे है, तो अगर देखिए यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस एक्सिस पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, ये आ जाएगा कंप्रेशन। और ये यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा आपका एक्सपेंशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एरो का साइन भी यहाँ पर साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब V और T के बीच का ग्राफ खींचते हैं, V वर्सेस T ग्राफ। अब यहाँ पर V और T के बीच में ग्राफ खींचने के लिए हमको V और T के बीच रिलेशन चाहिए। तो V और T के बीच कैसा रिलेशन हो जाएगा, PT के बीच खींचे हैं क्या, P और T खींचते हैं, ठीक है। VT खींच लिया, P वर्सेस T का ग्राफ। तो P वर्सेस T के ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए हमको, PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू NRT है तो P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब T के होता है, कोई भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है तो इसके ये क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। सबसे पहले y इक्वल टू mx फॉर्मेट का है, यानी कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो ये आ गया। अगर मान लीजिए कि इस पर हम लोग y एक्सिस पर प्रेशर लेते हैं और इस पर क्या लेते हैं, t लेते हैं, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा, यानी कि ग्राफ इसका हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 3 ग्राफ खींचते हैं हम लोग, ये, और यहाँ से ग्राफ इसीलिए शुरू नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, लेकिन पास करेगा यहीं से। अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है, तब बताइए कि इन तीनों वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, इस तीनों वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आ गया P और T के बीच का ग्राफ आ गया। अब एक और चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये आ गया। अगर इसको थीटा मानते हैं, स्लोप ये होता है y इक्वल टू, अगर हम लोग mx लेते हैं तो m क्या है, स्लोप है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये किसके बराबर होता है, स्लोप tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो P इक्वल टू NR/V इंटू टी। यहाँ पर P हो गया y एक्सिस पर, T हो गया x एक्सिस पर, ये किसके जगह पे आ गया, स्लोप के जगह पे, यही ना स्लोप हुआ, और स्लोप tan थीटा, इसका स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। और यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, NR/V। तो अगर हम मान लीजिए कि ये देखिए ये वाला है V3 है, इसको θ3 कहते हैं, इसको θ2 कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, θ1। ये 3 आ गया। तो यहाँ से tan θ1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, NR/V1, tan θ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, NR/V2, और tan θ3 कितना आ जाएगा, NR/V3। अब यहाँ पर देखिए एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल किसका बड़ा है, θ3 का बड़ा है, देयरफॉर θ3 ग्रेटर देन θ2 और ग्रेटर देन θ1। ठीक है, ये बड़ा ये छोटा है, ठीक है, θ3 क्या है, छोटा है, θ2 और ये आ गया। अब θ3 छोटा है और देखिए वॉल्यूम तब क्या हो जाएगा, देखिए ये छोटा है, इसका मतलब नीचे का वॉल्यूम बड़ा होगा। θ3 के जगह हम लोग रख सकते हैं NR/V3 लेस देन NR/V2 और लेस देन NR/V1। ये यहाँ से आ गया। अब ऊपर में NR सबका है और ये नीचे है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। ये आ गया, मतलब इसका ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस तीनों में से कौन सा रिलेशन सही है, दे देगा यहाँ पर V1 V2 और V3 में कौन सा रिलेशन सही है। तो ये आपका था P वर्सेस T ग्राफ, V वर्सेस T ग्राफ, और ये था P वर्सेस T ग्राफ आपका किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भी तरह की कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर कर दूंगा।